हेलो गाइस। आज हम इंटेंसिटी अल्टरनेशन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे रमन स्पेक्ट्रा में इंटेंसिटी अल्टरनेशन देखा गया है वो क्यों आता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमने पिछली क्लास में इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूमेरिकल बेस थे, न्यूमेरिकल जो आते हैं, एक आध बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है वाइब्रेशनल और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड, तो हमने वो डिस्कस किए थे। और आज हम इंटेंसिटी अल्टरनेशन करेंगे। ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का। देन हमारे पास एप्लीकेशन ही बच जाएगा, फिर हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट है। तो हमने जो हम केस लेते हुए डिस्कस करेंगे कि जैसे CO2 मॉलिक्यूल्स में जो E1 के लिए E1 J के लिए ही हमें स्पेक्ट्रा है, लाइन है, वो देखने को मिलती हैं। और हाइड्रोजन के केस में क्या होते हैं कि जो हमारे पास होती है ना, जो ओड जे की वैल्यू के अगर बात करें हम ओड जे के लिए, तो हमें है ना क्या स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, 3 टाइम्स इंटेंस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू E1 वैल्यू ऑफ जे। तो हम ये डिस्कस करते कि आया क्यों था। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, फॉर द रमन स्पेक्ट्रा ऑफ सम मॉलिक्यूल द ट्रांजिशन between E1 J rotational level are observed and transition between O J level are missing। कि जो कुछ हम रमन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल आप एग्जांपल ले देंगे हम आपको CO2 जैसे H2 और भी कई हैं जैसे O2 H2, इस टाइप के कुछ मॉलिक्यूल हैं, उनके स्पेक्ट्रा देखा गया। तो कुछ में क्या मिला कि जो E1 J रोटेशनल जो लेवल्स में ट्रांजिशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग तो हमने क्या देखा, स्पेक्ट्रल लाइन देखी। और E1 और J लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली। इन सम केसेस देयर इज एन अल्टरनेशन इन इंटेंसिटी ऑफ एडजेसेंट लाइन। मतलब क्या हुआ, कुछ अल्टरनेशन मिला कि एक मिल रही है एक ट्रांजिशन के लिए, दूसरे नेक्स्ट हमें मिली नहीं। या कईयों में ये होता है कि इंटेंसिटी एक अगर हम एडजेसेंट लाइन करें तो एक की डार्क है, मतलब मोर इंटेंस है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट। तो ये हमें जो देखने को मिला अलग अलग मॉलिक्यूल के केस में, वो मिला क्यों वो डिस्कस करेंगे अब हम। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, देन हम रीजन पे भी जाएंगे। इन रमन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो द इंटेंसिटी फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन ओ जी लेवल, की ओ जी लेवल में जो ट्रांजिशन होती है, जैसे अपन ओड की बात करें तो वो नंबर वाला ओड लेंगे हम इधर, जैसे 1 3 5। तो 1 2 3 जो हमारी ट्रांजिशन देखी गई इज 3 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द इंटेंसिटी ऑफ E1 J वैल्यू। मतलब जो ट्रांजिशन की बात करें तो अगर E1 J वैल्यू में ट्रांजिशन के वैल्यू जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को मिली वो क्या थी, लेस इंटेंस थे एज कम्पेयर टू द स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन ओ जे लेवल। ऑल द ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो हमने अभी तक बात की, चाहे मोर इंटेंस की बात करें या अल्टरनेशन की बात करें, तो वो किसके बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स कैन हैव और कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट और कैन नॉट हैव द सेम क्वांटम नंबर। कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो पार्टिकल हैं, वो जो क्वांटम नंबर हैं उनके लिए, दोनों के लिए सेम नहीं हो सकते, एक ने एक डिफरेंट जरूर मिलेगा हमारे लिए। तो फॉर बोसॉन्स न्यूक्लियर स्पिन इज होल इंटीजर के पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो फॉलो करता है वो फर्मी है, बट बोसॉन जो होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो दो बोसॉन भी एक सिंगल स्टेट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट पाउली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला फर्मियोन क्या होता है, सिंगल स्टेट पे दो फर्मियोन एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर बोसॉन द न्यूक्लियर स्पिन इज होल इंटीजर, इसके लिए होल इंटीजर होते हैं जैसे 0 1 2। एंड अ कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, और जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है।
with respect to exchange of labels of two identical nuclei, while for fermions the I is half integral, मतलब जो फर्मियोन की अगर स्पिन की बात करें तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है, जैसे 1/2, 7/2, 5/2 इस टाइप से। एंड टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है। कि अगर उसमें सिमेट्रिक का बात करें कि उसमें चेंज किया जाए, कोऑर्डिनेट चेंज किए जाए तो क्या अगर होगा, इज इक्वल टू साई ऑफ वाई एक्स बराबर होगा, बट इसमें इस केस में नहीं होता। साई इसमें अगर बात करें तो साई 1 2 इजिकल टू साई 2 1 होता है बोसों में, पर हमारे केस में फर्मियों में माइनस साइन आ जाता है, मतलब एंटीसिमेट्रिक होता है। वो चेंज करते हैं तो क्या होता है, पहले जैसा नहीं हो पाता। इफ़ वी नेगलेक्ट द स्मॉल इंट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकुल्स, अगर हम जो स्मॉल इंट्रैक्शन होती है मोलिकुल में वो नेगलेक्ट कर दें, between the modes associated with electronic vibrational and rotational and nuclear spin behavior of the molecule, then the total wave function psi of the molecule is written as कि जो हम अगर इंट्रैक्शन स्मॉल इंट्रैक्शन को नेगलेक्ट कर दे तो हम साई जो हमारा टोटल वेव फंक्शन उसको क्या लिख सकते हैं, साई मल्टीपल फॉर्म में साई ई, साई वी, साई आर एंड साई एन एस का प्रोडक्ट ले सकते हैं। वेयर साई ही क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है, साई वी इज़ द वाइब्रेशनल वेव फंक्शन, साई आर इज़ द रोटेशनल वेव फंक्शन एंड साई एन एस रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन। तो साई ई एंड साई वी क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये साई और साई वी हम क्या मान के चलेंगे, सिमेट्रिक ही होते हैं, वैसे होते भी सिमेट्रिक ही हैं। इन एक्सचेंज ऑफ लेबल्स ऑफ टू न्यूक्लियाई के, अगर हम टू न्यूक्लियाई के हम अगर टू पार्टिकल को एक्सचेंज करें तो हम क्या कर सकते, क्या बोलते हैं, साई और साई भी हमेशा सिमेट्रिक रहते हैं। दस द सिमेट्री ऑफ साई, अगर फिर बात किस पे रहेगी, साई भी और साई भी ये तो सिमेट्रिक हो गए, तो अगर हमारा साई का नेचर है सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है तो किसके प्रोडक्ट पे बेस रहेगा, सिर्फ साई आर और साई एन एस के प्रोडक्ट पे। तो हम आगे लिखेंगे, दस द सिमेट्री ऑफ साई इज डिपेंड अपॉन द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साई आर एन इंटू साई एन एस की मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड हो गया। अगर हम एग्जांपल लें I 1/2 है तो देन साई आर एन एस क्या होगा, मस्ट भी क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमारी क्या है इधर हाफ इंटीग्रल है, हाफ इंटीग्रल है तो क्या फर्मियोन है तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन टोटल क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ लेबल्स ऑफ टू न्यूक्लियाई। सो साई आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, क्या क्या तो सिमेट्रिक होगा, मतलब क्या टोटल साई क्या होना चाहिए, बस सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर साई आर सिमेट्रिक आ जाए, फॉर एग्जांपल हम ले ले साई आर सिमेट्रिक आए तो साई आर एन एस क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर साई एन एस अगर हमारा एन है इधर, साई एन एस हमारा अगर सिमेट्रिक आ जाए तो साई आर सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन तो हमें क्या लेना है, एंटी सिमेट्रिक ही लेना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि एक सिमेट्रिक है तो दूसरा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि दोनों एंटी सिमेट्रिक हो गए तो भी वेव फंक्शन सिमेट्रिक, अगर दोनों सिमेट्रिक हो गए तो भी वेव फंक्शन सिमेट्रिक। पर हमें तो टोटल वेव फंक्शन कैसा लेना है, एंटी सिमेट्रिक लेना है, तो दोनों का प्रोडक्ट एंटी सिमेट्रिक ही होना चाहिए। आप एग्जाम्पल के बेस पे सोल्व करेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, आप एग्जाम्पल लेंगे एस टू, नहीं तो क्या होता है कई बार तो मेंशन ही ऐसे होता है कि एस टू मॉलिक्यूल में जो इंटेंसिटी है वो और जे के लेवल के बीच में ट्रांजिशन के लिए 3 टाइम्स होती है, देन ट्रांजिशन फॉर E1 जे वैल्यू। तो इस टाइप से तो ये CO2 मॉलिक्यूल का भी पर्टिकुलर आ जाता है कि E1 जे के लिए ही हमें स्पेक्ट्रल लाइन क्यों दिखती है और जे के लिए हमें मिसिंग क्यों मिलती है रमन स्पेक्ट्रा में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको ध्यान से करना है। पर जो आपके जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो इंटेंसिटी अल्टरनेशन से रिलेटेड है तो वो आपको इसी ही टॉपिक में मिल जाएगा सब कुछ आंसर। मैं आज इसी में बता दूंगी आपको कि कैसे लिख के आना है। अगर S2 के केस में आ जाए जनरल करके आना है तो भी, अगर इंटेंसिटी अल्टरनेशन के बारे में आता तो भी आप एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे, अदरवाइज पर्टिकुलर आया तो भी आपको लिखना है ही। आप जनरल बता के पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रीजन दे के फिर ही डिस्कस करोगे। टोटल वेव फंक्शन भी बताना ही होगा आपको। तो H2 मॉलिक्यूल हमने दे दिया, तो H2 मॉलिक्यूल के हमारे पास क्या है, आई क्या है, जो हमारे पास स्पिन है 1/2 है। तो 1/2 का मतलब क्या, हमारा वेव फंक्शन कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। मतलब हमारा क्या है, ये फर्मियोन है ना, तो साई क्या है, एंटी सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू
इंटरचेंज ऑफ लेबल्स ऑफ टू न्यूक्लियाई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो साई आर साई एन एस की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होनी चाहिए। तो साई आर क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, जे की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ओड जे है तो हमारे पास होगा ओड जे के लिए हमारे पास होता है एंटीसिमेट्रिक, और इवन जे के लिए होता है हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, फिर हम आई की बात करते हैं। आई क्या होती है हमारे पास, प्लस आई टू माइनस आई, तो आई क्या हमारे पास 1/2, तो आई क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। हमने साई एन एस को मान लिया अल्फ़ा, जब आई की वैल्यू आई की वैल्यू प्लस 1/2, और साई एन एस की मतलब वेव फंक्शन को मान रहे हैं हम अल्फ़ा और बीटा। बीटा मान लिया अगर आई की वैल्यू -1/2 हो, तो बोथ न्यूक्लियाई के अगर हम मान लें, जैसे हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियाई है ना, एच और एच ऐसे तो होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे तो बनता है। तो हमने एक को मान लिया 1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को हम न्यूक्लियाई को लेबल कर रहे हैं 2 से। तो हम वेव फंक्शन आइदर तो क्या हो जाएगा, क्या तो 1 और 2 जो मॉलिक्यूल हैं क्या तो अल्फ़ा लेंगे या बीटा भी ले सकते हैं, या उनका कंपोजिट फॉर्म भी ले सकते हैं जैसे। इसलिए हमारे पास कहेंगे 4 पॉसिबल फॉर्म्स होंगे साई एन एस के फॉर एच टू मॉलिक्यूल इज गिवन एज साई 1, मतलब जो हमारा 1 न्यूक्लियाई है वो उसके पास वेव फंक्शन अल्फ़ा हो, दूसरे के पास भी अल्फ़ा हो, पहले के पास अल्फ़ा हो, दूसरे के पास बीटा हो, पहले के पास बीटा हो, दूसरे के पास अल्फ़ा हो, दोनों के पास क्या हो, बीटा हो। तो इस केस में क्या है, देखो फर्स्ट वाला भी सिमेट्रिक है, सेकंड वाला भी सिमेट्रिक है, बट ये दो वेव फंक्शन ना तो सिमेट्रिक है ना एंटीसिमेट्रिक है। तो हम बात करेंगे इनके बारे में। इन दिस वे वी गेट टू सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये वाला साई 1 और साई 2 मतलब दोनों ही वेव फंक्शन क्या हो हमारे अल्फ़ा हो, और या दोनों ही वेव फंक्शन क्या हो हमारे पास बीटा हो। फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ लेवल्स ऑफ टू न्यूक्लियाई, बट इन दिस वी गेट ऑल्सो 2 फॉर्म्स अल्फ़ा 1 और बीटा 2, मतलब फर्स्ट के पास अल्फ़ा, सेकंड के पास बीटा, फर्स्ट के पास बीटा और सेकंड के पास अल्फ़ा, विच आर नाइदर बी सिमेट्रिक और नॉर बी एंटीसिमेट्रिक। मतलब ये फंक्शन ना तो सिमेट्रिक है ना एंटीसिमेट्रिक है, बट द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस टू आइदर बी सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक। बट अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन ले ले तो वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटीसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, लीनियर कम्बिनेशन लिया हमने, 1/√2 लिया है, एंड भी हो सकता है अल्फ़ा 1 के पास वेव फंक्शन अल्फ़ा हो, 2 के पास बीटा हो, माइनस फर्स्ट के पास बीटा और सेकंड के पास अल्फ़ा, तो माइनस साइन आया तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाएगा। और वेयर 1/√2 क्या हमारा नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है, क्योंकि हम वेव फंक्शन हमेशा नॉर्मलाइज्ड ही लेते हैं। और अगर प्लस साइन आ जाता है दोनों के बीच में, लीनियर कॉम्बिनेशन के बीच में, तो क्या आ जाता है, वो वेव फंक्शन सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, देखो 2 तो ये थे हमारे पास सिमेट्रिक और एक ये सिमेट्रिक हो गया, तो हमारे पास 3 फंक्शन सिमेट्रिक हो चुके हैं और एक फंक्शन हमारे पास क्या आया है, एंटीसिमेट्रिक आया है। तो अब देखो अब हमें टोटल वेव फंक्शन कैसे देना था, एंटीसिमेट्रिक, और साई आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सिमेट्रिक भी हो सकती है और एंटीसिमेट्रिक भी हो सकती है। तो सिमेट्रिक वाला एंटीसिमेट्रिक के साथ जुड़ेगा तभी तो हमें एंटीसिमेट्रिक मिलेगा। पर अगर सिमेट्रिक वाला, अगर हमारे पास जो हमारे वेव फंक्शन है जो आर की वैल्यू ले हम एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक ले ले तो सिमेट्रिक ही आएगा। तो हमें क्या होगा, साई को जो है हमें एंटीसिमेट्रिक बनाने के लिए सिमेट्रिक वाले को तो एंटीसिमेट्रिक से जोड़ेंगे साई आर से, और जो एंटीसिमेट्रिक है उसको सिमेट्रिक से जोड़ेंगे। और सिमेट्रिक वेव फंक्शन जब आता है हमारा साई आर सिमेट्रिक तब होता है जब जे की वैल्यू होती है इवन, और साई आर एंटीसिमेट्रिक आता है हमारे पास जब जे की वैल्यू होती है ओड। तो 3 सिमेट्रिक फंक्शन के साथ साई आर एंटीसिमेट्रिक फंक्शन जुड़ेंगे, मतलब जे की ओड वैल्यू वाले जुड़ेंगे। तो इन दिस वे हम क्या कह सकते हैं, वी गेट 3 सिमेट्रिक वेव फंक्शन and 1 antisymmetric wave function. So only 1 antisymmetric psi ns wave function associated with even j value, क्योंकि antisymmetric ही सिमेट्रिक के साथ मिलके क्या देगा, एंटीसिमेट्रिक। फॉर इवन जे वैल्यू आपको पता है साई आर सिमेट्रिक होता है,
हमने बता रखा है टू गिव टोटल एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। क्यों कंबाइन हो रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल वेव फंक्शन कैसे रखना है? एंटीसिमेट्रिक। बट देयर सिमेट्रिक साइनस, अगर सिमेट्रिक साइनस ले ले हमारे पास तो ये किससे जुड़ेगा? साई आर एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, और एंटीसिमेट्रिक साई आर कब होता है? जब ओड जे वैल्यू होती है। Therefore, transition between odd j rotational level is stronger than the transition between even j level। और ये भी कह सकते हैं intensity for the transition between odd j level is 3 times stronger than that of the even j level। इसीलिए हमारी जो ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है फॉर ओड जे लेवल वो हमारे 3 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है देन इवन जे वैल्यू लेवल। एग्जाम्पल 2 हमने लिया है। अब हम CO2 का कैसे बात करते हैं। कई बार CO2 का एग्जाम्पल आ जाता है, कई बार H2 का। तो मैंने इस केस में दोनों ही डाले हैं, आपको नंबरिंग के हिसाब से करना है। अगर इंटेंसिटी अल्टरनेशन आपका 16 नंबर में आता है तो आप दोनों ही केस डाल के डिस्कस करके आओगे। CO2 के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल ओनली दोज स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर, दोज आर corresponding to transition between even j level and spectral line for odd j level are missing। कि और जो स्पेक्ट्रल लाइन है ट्रांजिशन बिटवीन odd j level के लिए तो मिस है हमारे पास, इवन j लेवल के लिए ही हमारे पास अपीयर हो रही है। तो ये रीजन हमें जानना है। तो रीजन बिहाइंड दिस इज दैट इन CO2 मोलिक्यूल सी इज एट ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मोलिक्यूल। अगर हम CO की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? ऐसे होता है ना। तो C क्या हो गया? सेंटर में हो गया। सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। इन दिस वे ओनली बोथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन रोटेशन। अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन कैसे करेंगे? द सिमेट्री द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास सी से के थ्रू पास होके जाए तो हमारी अगर रोटेशन की बात करें तो दोनों ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। C तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा ना। इन दिस वे द ओनली बोथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व in rotation about the axis passing through the center of gravity but C does not move। कि C तो क्या हो गया? हमारा फिक्स हो गया, C मूव नहीं कर सकता। कंडीशन होगी क्योंकि किसके एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं? जो हमारा C से पास होगी उसी एक्सिस के थ्रू हम मूव करवा रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? C तो मूव ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन ही मूव करेंगी। तो ऑक्सीजन होता हमारा, ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो I क्या हो जाएगी? देखो इवन है, पूरा कंप्लीटली फिल होएगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दोनों पेयरिंग हो जाएगी ना हमारे इलेक्ट्रॉन की, दो दो के पेयर बने तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं ना। तो I की वैल्यू क्या? 0। तो टोटल वेव फंक्शन अगर हम बात करें साइन NS वाला स्पिन वाला तो वो क्या हो जाएगा? देखो 0 है, I0 मतलब होल नंबर तो हमारा क्या बन गया? बोसोन बन गया। स्पिन हमारी होल नंबर है तो बोसोन है तो वेव फंक्शन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ लेवल्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई। फिर साई ई सिमेट्रिक हमें पता है, हम बात ही कर चुके। साई भी सिमेट्रिक होता है, साई वी भी सिमेट्रिक होता है। बट साई आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जे की वैल्यू पे डिपेंड करती है। साई आर सिमेट्रिक होता है इफ जे इवन है, और एंटी सिमेट्रिक होता है जे ओड है। तो अब और साई एन एस की वैल्यू तो होगी ही नहीं हमारे पास, स्पिन वेव फंक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू 0 है। तो किस पे डिपेंड करेगी? अब साई आर पे ही डिपेंड करेगी ना। तो साई आर पे डिपेंड करेगी तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक है तो हम क्या बोलेंगे? तो हमें साई आर पे क्या चाहिएगा? सिमेट्रिक चाहिएगा। तो देयर इज नो न्यूक्लियर स्पिन सो टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक इफ साई आर सिमेट्रिक। हमें सिमेट्रिक लेना और तो सब सिमेट्रिक होगी, साई आर ही सिमेट्रिक चाहिए। साई आर सिमेट्रिक का मिलता है इवन जे के लिए, तो साई आर सिमेट्रिक फॉर इवन जे वैल्यू। देयरफॉर ओनली दो स्टेट्स और स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर those have even j value but line corresponding to odd j value are missing। इसीलिए odd j value के लिए मिसिंग है। ये odd j value के लिए तो हमारे साई आर क्या आ जाता है? एंटीसिमेट्रिक, और एंटीसिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक वेव फंक्शन टोटल क्या हो जाता है? एंटीसिमेट्रिक। ये तो था वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमारा वो शो नहीं हुई स्पेक्ट्रल लाइन। इन CO2 मोलिक्यूल स्पेक्ट्रल लाइन क्या हुई? सो ही नहीं हुई ओड जे वैल्यू के लिए। हैंस इन रमन स्पेक्ट्र ऑफ CO2 मोलिक्यूल एवरी अदर और नेक्स्ट लाइन इज मिसिंग की एक लाइन है
ओड के लिए आपको पता है काउंटिंग तो कंटिन्यू चलते, जैसे 1 के लिए मिस होगी, 2 के लिए अपीयर है, 3 के लिए मिस है, 4 के लिए, ऐसे क्या होता है कंटिन्यूसली एक सेकंड लाइन मिस है हमारे पास। किसमें? CO2 मॉलिक्यूल के रमन स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसमें उसके अंदर देखा गया है। सिमिलरली फॉर इवन J वैल्यू लेवल आर ऑब्जर्व्ड इन रमन स्पेक्ट्रा ऑफ D2 N2 O2 ETC मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें O2 N2 D2 की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, इवन J वैल्यू ऑब्जर्व किए गए हैं और ओड J वैल्यू क्या है, मिस हैं। तो अगर आपको इनमें से भी कोई एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन मांग ले एग्ज़ाम में, तो भी आपको सेम एक्सप्लेनेशन दे के आनी जो हमने CO2 की दी है। तो ये आज का हमारा कंटेंट था। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।